हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? सो दिस इज़ निवेदिता एंड वेलकम टू ई लॉक एग्ज़ाम। ठीक है। सो बेसिकली आज आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है और वही होगी वीकली। एक्चुअली थोड़ा सा इशू हो रहा था टेक्निकल, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया। बट एनीवेज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे, तो जितने भी सभी लोग हैं फटाफट सारे लाइव आ जाइए। ठीक है, आपकी करंट अफेयर की क्लास शुरू होती है, वीकली बेसिस पे हम करते ही हैं, तो जल्दी आ जाइए। सारे फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम शुरू कर देते हैं। पहले फटाफट थोड़ा सा खोल दें इसको। हम हमेशा करते हैं वीकली बेसिस पे, तो इस बार भी करेंगे। ठीक है, आपकी करंट अफेयर की क्लास वीकली होती है तो वो होगी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिले हो जाएगा। वो भी टेक्निकल इशू के कारण हुआ है, बाकी अदरवाइज वो डिले नहीं होता। लेट्स बिगिन द सेशन, है ना। बाकी धीरे धीरे जनता आई थी। ठीक है, निश्चित इससे पहले एक्चुअली हुई थी लेकिन लाइव हो नहीं पाई थी ड्यू टू टेक्निकल इशू। सो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी शुरू करते हैं। ठीक है, देखो चीज़ें होती रहती हैं बट स्टिल कंटिन्यू रहना है चीज़ों को लेके। ओके, चलिए। देखो ये ऐप है जिसमें आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी, है ना। तो आप इस पे ऐप को क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं एंड होप सबको ये क्लियर हो जाए कि करंट अफेयर की क्लास अगर रखी है तो रखी है। ठीक है, वो डिले हो सकती है थोड़ी सी टाइम की वजह से, लेकिन ख़त्म नहीं होगी और ना ऐसा होगा कि नहीं हो। अगर नहीं होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पहले ही। ठीक है, या तो वो क्लास शेड्यूल नहीं करी जाएगी और करी है तो वो होगी वो क्लास। इस बात को ध्यान रखना, अगर क्लास शेड्यूल करी है तो वो होगी ज़रूर। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके कभी भी वो ना हो है कि नहीं हो रही है। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। और आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज़ वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड। अभी रिसेंटली हुए थे हमारे, ठीक है, नेशनल सिनेमा अवार्ड्स। ठीक है, तो उसी में हमारे जो दादा साहब फाल्के अवार्ड्स थे वो दिए गए हैं ना। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी रिसेंटली एक एक्टर को दिया गया है। ठीक है, वो रिटायर्ड एक्टर्स, मतलब वो ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में पहले कर चुके हैं, तो उनके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दिया। अनुपम खेर है, पंकज त्रिपाठी है, दीपक तिजोरी, मिथुन चक्रवर्ती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, मिथुन चक्रवर्ती है, जिन्हें क्या मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है। भैया दादा साहब फाल्के अवार्ड किस किस कैटेगरी में, ये फिल्म, ठीक है, फिल्म की कैटेगरी में ये दिया जाता है। बहुत ही हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है फिल्म की कैटेगरी में जिसे मिलता है। ठीक है, इसके साथ इनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की दी जाती है वो देखिए, क्या क्या चीज़ें इनको प्रोवाइड की दी जाती है इस अवार्ड के साथ साथ, क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो दादा साहब पुरस्कार जो कि सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, जिसमें आपको क्या देते हैं, एक मेडल देते हैं जो स्वर्ण कमल से बना होता है। ठीक है, गोल्डन लोटस का एक पदक होता है इसमें शामिल। ठीक, साथ में क्या होता है, इसमें एक शॉल होती है। ठीक है, वैसे जानने के लिए कि अब इस अवार्ड में मिलता क्या है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता हो तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। देखो एक होता है गोल्डन लोटस उन्हें मिलता है। ठीक है, साथ में और क्या मिलता है, एक शॉल मिलती है और 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, ये इन्हें, ये पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवार्ड मिला है तो ये पूछ सकते हैं कि पहली बार कब शुरुआत हुई थी। तो ये जानने के लिए देखिए कि 1969 में पहली बार क्या इसे प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखनी है ये वाली डेट कि दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू कब करा था, 1969 में क्या करा था, ये शुरू किया था। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, ये पुरस्कार दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा में योगदान के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा शुरू किया था। ठीक है, सिनेमा की फील्ड में पुरस्कार देने के लिए जो दादा साहब फाल्के हैं उन्होंने ये पुरस्कार को क्या करा था, शुरू किया था। किसने, भारत सरकार ने किया था उनके लिए। ठीक है, उन्होंने लोकप्रिय भारतीय सिनेमा के उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय सिनेमा के पिता। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा उन्हें कहा जाता है। और भारतीय फिल्म के निर्माता जिन्होंने भारत में पहली पूर्ण लंबाई फिल्म, ठीक है, लॉन्गेस्ट फिल्म जो बनाई थी, सबसे फीचर फिल्म, वो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। कब, 1939 में। तो ये भी याद रखना है, इन्होंने इसका निर्देशन किया था। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, जो कि सबसे क्या थी, लेंथीएस्ट फिल्म थी।
ठीक है। तो याद रखना 1969 में पहली बार ये दिया गया था, भारत सरकार ने उनके नाम पे क्या अवार्ड देने की बात करी थी, ठीक है। उन्हें इंडियन सिनेमा का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र 1913 में हुई थी, उसमें पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म बनाई थी। कौन सी? डायरेक्टेड अ फुल लेंथ फीचर फिल्म, फुल लेंथ फीचर फिल्म 1913 राजा हरिश्चंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन क्या है, पूछा है कौन सा इंडियन है जिसने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप जो देखेंगे, देखो गुलवीर है, राघवेंद्र है, नीरज है, शरद है, तो इन सब में बोलना है। अगर आपको बोला जाए कॉन्टिनेंटल टूर वर्ल्ड एथलेटिक्स, पहले तो ये हुआ कहाँ, ये हुआ जापान में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? जापान में ये हो रहा था। दूसरा, इसमें पूछा गया है कि ये जो मेडल इसमें गोल्ड जीता किसने है। ठीक है, तो जीतेगा वही भैया जो वीरों की तरह क्या करेगा, काम करेगा, है ना। तो नाम देखो, गुलवीर सिंह है जिन्होंने क्या बोलते गोल्ड मेडल जीता है किसमें, वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में। ठीक, चलिए, तो इससे याद रखेंगे वीर इंसान है, वीर है तो भैया वीर हमेशा क्या बोलते हैं, गोल्ड की तरफ ही अपना निशाना बनाता है, और एक वीर योद्धा है, हर जगह टूर करके आया है। तो कॉन्टिनेंटल एथलेटिक्स टूर वाला क्वेश्चन है, और इसमें गुलवीर सिंह इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। देखो, इंडियन एथलीट है गुलवीर सिंह जिसने गोल्ड मेडल जीता है मेंस की 5000 मीटर में। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि गुलवीर सिंह है किस चीज़ में, ठीक है, और कितने मीटर की इसने रेस में भैया पार्टिसिपेट किया। तो देखो भैया 5000 मीटर रेस हुई थी, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कहाँ पे हुई थी, जापान में हुई थी। क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, इसने क्या करा था, एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया, वो भी नेशनल रिकॉर्ड। क्या नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है? 13 मिनट और 11.82 सेकंड के अंदर इसने क्या करा, कंप्लीट करी अपनी 5000 मीटर रेस, जो कि कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी। इंडियन जो बैंस की हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर। ठीक है, याद रखना कहाँ पे हुई थी, कौन था, वीर है, वीर योद्धा, गोल्ड जीतेगा, और क्या करा इसने, एथलेटिक्स में। ओके, जस्टिस मनमोहन हैज बीन स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। ठीक है, न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ठीक है, बताइए इसने कहाँ शपथ ली है, कहाँ शपथ ली है इन्होंने, दिल्ली, गुजरात, इलाहाबाद या पंजाब हाई कोर्ट। कोई है जिसको आंसर पता हो, बताइए। कुछ को तो पता नहीं होगा क्योंकि क्लास लेट शुरू हुई है, सो ये वाली चीज़ याद होगी नहीं कि क्लास नहीं है। बाकी क्लास आपकी चलेगी ज़रूर अगर बोली गई है तो। थोड़ा सा फटाफट इस चीज़ को देखिए और आइए। बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है, कहाँ के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया। मैं ज़रा थोड़ा शेयर कर लूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्लास हो रही है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली हाई कोर्ट के अभी रिसेंटली ये न्यायमूर्ति हैं, कौन है, चीफ जस्टिस बने कौन, मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह दिल्ली के कौन है, मनमोहन। मन चला इनका दिल्ली में, है ना, दिल्ली में मन चला इनका, और ये मनमोहन दिल्ली हाई कोर्ट के क्या है, चीफ जस्टिस बने। और ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो कब बना था। अच्छा, याद रखना जब आपका पॉलिटी के वो हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो इसीलिए आएगा क्योंकि ये करंट में आए हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर में यूपीएससी हाई कोर्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देती है, वो इस वजह से देगी क्योंकि करंट अफेयर में आपके क्वेश्चन है। देखो, अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट बना कब था, तो भैया 31 अक्टूबर 1966। ये जरूरी है याद रखना क्योंकि पेपर में ऑलरेडी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट है जो स्टैब्लिश हुआ 31 अक्टूबर 1966 में। ठीक है, और जब ये स्टैब्लिश हुआ तो इसके 4 जजेस बनाए गए थे। उन 4 जजेस का नाम, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल भी है तो भैया इसमें होने के चांसेस हैं कि होंगे, तो उसमें इसी वजह से जो जस्टिस के एस हज, ID दुआ, HR खन्ना
और एस.के. कपूर, ये 4 हाई कोर्ट के जजेस बना दिए गए थे जब दिल्ली हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। कब? 31 दिसंबर 1966। ठीक है, अब किसी को होगा कि ये नाम ऐसे याद रखेंगे, तो देखो के.एस. और एस.के. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट याद कर सकते हो, एस.के. और इसका अपोजिट के.एस. ठीक है, ठीक है। उन दोनों ने क्या मांगा? दुआ करी। क्या करी? दुआ करी कि हमें क्या मिल जाए? खाना, तो डेट इज खन्ना। ठीक है, एस.के. और के.एस. एक ही इन दोनों के अपोजिट, तो एक भी याद रखोगे तो उसका अपोजिट आपको याद रहेगा। और उन्होंने क्या कि दुआ करी। क्या है दुआ करी भैया? उन्होंने दुआ करी कि हमें क्या मिल जाए? खाना मिल जाए। तो इसका याद रखोगे एस.के. के.एस. दुआ खाना, खन्ना, खाना से खन्ना याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए ये वाली बात याद रहेगी, खन्ना खाना। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 60 जजेस। इस बात को खास ख्याल रखना, अगर वो आपको स्ट्रेंथ बोलते हैं कि कितनी है दिल्ली हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ, तो कितनी है भैया? यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है 60 जजेस की क्या है? स्ट्रेंथ है। कंप्लीट हमेशा कभी होते नहीं कि कंप्लीट 60 ही होंगे वहाँ पे बैठे हुए, बट कहा गया है कि स्ट्रेंथ दिल्ली हाई कोर्ट में 60 जजेस होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना ये साथ बता दी है, 60 न्यायाधीशों की क्षमता है उसमें। बाकी हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपकी पॉलिटी की क्लास होगी तो उसमें क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 300 टेस्ट विकेट इन अ टेस्ट क्रिकेट? ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर, ठीक है, लेफ्ट हैंड बोले हैं, बाएं हाथ के स्पिनर कौन होंगे बताइए। तो ये क्वेश्चन तो भैया जिनको जो क्रिकेट लवर है उनको तो सबसे पहले याद होगा। ठीक है, फिर भी जिन्हें याद नहीं है तो बता दें कि वो लेफ्ट हैंड वाले स्पिनर जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं वो कौन है? रविंद्र जडेजा। ठीक है, ठीक है, रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने क्या करे हैं? रविंद्र जडेजा जिन्होंने क्या है? 300 विकेट लिए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। अब तक की कुछ भारतीय गेंदबाज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट, आर अश्विन 527 विकेट, कपिल देव हैं, हरभजन हैं, ठीक है, ईशांत है, पहले रहे हैं। लेकिन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों में अभी रविंद्र जडेजा का नाम आया जिन्होंने 300 विकेट का वो करा है, अब इस सूची में शामिल हो गए हैं। ठीक है, और परंतु जो बात जडेजा को इस सूची में अद्वितीय बनाती है वो ये है कि वो पहले बाएं हाथ के, ठीक है ना, ज़्यादातर यहाँ पे क्या होंगे? राइट हैंड्स होंगे, लेकिन रविंद्र जडेजा जो कि लेफ्ट हैंड स्पिनर है उन्होंने ये काम करा है, इसी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। ठीक है, रिसेंटली एक्सरसाइज काजिंद स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद शुरू हुआ है? भैया काजिंद शुरू हुआ है, बताइए, रशिया, इजराइल, कजाकिस्तान या सिंगापुर? एक्सरसाइज का नाम क्या है? काजिंद। ठीक है, स्टार्टेड बिटवीन इंडिया और किसके बीच में हुई है बताइए? इंडिया और किसके बीच में एक्सरसाइज काजिंद हुई है? इट्स अ फिफ्थ क्वेश्चन। अगर किसी को आंसर पता है तो भैया देखो नाम से ही पता चल रहा है, काज, नाम से ही पता चल रहा है, ये काज और ये इंद। ठीक है, ये क्या है? देखो काज और ये इंद, तो इसी से पता चल रहा होगा एक इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, नाम से ही पता चल रहा है काजिस्तान और इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में काजिंद एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, वेयर हैज द 14th हॉकी इंडियन जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2024 स्टार्टेड? पूछ रहा है 14वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? रांची, लखनऊ, कटक और अहमदाबाद। अगर सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो जिसको जो लगता है जरा फटाफट बताइए थोड़ा सा। सिक्स्थ क्वेश्चन, जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, पेपर में स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे और जो स्टेट वाले ध्यान रखें क्वेश्चन आ जाते हैं भैया, जो जहाँ के है, जो पीसीएस वगैरह देखे, जो झारखंड के पीसीएस होंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अदर स्टेट्स में एज अ नेशनल न्यूज़ ये आ सकती है। तो याद रखना है इंडिया की जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2024, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जूनियर महिला, जबकि क्योंकि वुमेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वो पेपर में इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि 14 जूनियर इंडियन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई, तो भैया वो रांची में हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? रांची में हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the name of the mission recently launched by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to promote cruise tourism in India? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? कैलाश मिशन, क्रूज भारत मिशन, समुद्र मिशन, नन ऑफ अबव। बताइए क्या लगता है आपको 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? किसी को पता है तो इसका आंसर बताइए। 7th क्वेश्चन, ठीक है। अब भैया क्रूज टूरिज्म है तो क्रूज से रिलेटेड है, इसका क्या होगा? नाम भी होगा इस मिशन का। तो क्रूज से रिलेटेड है तो क्रूज से रिलेटेड ये नाम जो है वो है क्रूज भारत मिशन, है ना। क्या होगा? क्रूज से रिलेटेड क्रूज भारत मिशन। इस भारत मिशन में क्या है? जो मिनिस्ट्री है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसने क्या करा था? पोर्ट्स के रिलेटेड भी काम करा था, है ना। जब मैंने पोर्ट्स पढ़ाया था तो उसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था यही मिनिस्ट्री है जो पोर्ट्स को देखती है और यही मिनिस्ट्री है जो इस क्रूज वाले मिशन को भी देखेगी, है ना। और इसने क्या करा? इंडिया में क्रूज टूरिज्म प्रमोट किया है। भाजपा सरकार उपलब्ध करा रही है पर्यटन के अवसर, ठीक है, ताकि टूरिज्म में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते काम मिले, ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र 20,000 करोड़ इसमें निवेश करे जाएंगे। 10 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य इसमें रखा जाएगा। करवा ही इसलिए रही है ताकि बेरोजगारी कम हो और लोगों को इसमें रोजगार मिले, है ना। तो इसीलिए क्रूज से रिलेटेड क्रूज भारत मिशन। कौन सी मिनिस्ट्री ये पूछ सकता है, ठीक है। क्या लिखा है? केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये कौन है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटर शिपिंग के मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिन्होंने 30 सितंबर 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना है, ठीक है। मेनली अड्डा बनाना है एक तरीके से क्रूज का, इसीलिए इस चीज़ को शुरू करा जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से पोर्ट्स वगैरह जो होंगे या जलमार्ग वहाँ से होंगे, उस मिशन को इन कुछ एजेंसियों से क्या बोलते हैं वो करे। अब वो कौन सी एजेंसी है जिनके थ्रू क्या बोलते हैं ये मिशन जारी करा जाएगा? तो देखो कौन कौन से हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग, ठीक है। ये जो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, है ना, वो है। इन मंत्रालयों के नियम के अनुसार इन एजेंसियों के सहयोग से क्या बोलते हैं ये मिशन चलाया जा रहा है। और साथ में क्या बोला गया है? पोर्ट्स के तहत जो क्रूज का जो वो होगा क्या बोलते हैं आगे प्रोसीड होंगी चीज़ें, ठीक है, उसका विकास जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए इन्होंने विशेष प्रयोजन वाहन SPV स्थापित किया जाएगा। SPV वहाँ पे यूज़ किया जाएगा क्रूज मिशन में, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ ये मिशन? 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। क्रूज टूरिज्म मिशन है, ठीक है। तो याद रहेगा इसमें क्रूज भारत मिशन जो है ये मिशन है जो कि टूरिज्म को बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट माउंट एरेबस विच इज इन माउंट एरेबस जो कि क्या है न्यूज में। देखो माउंट एरेबस विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। अगर आपके पास कोई माउंटिंग वॉल्केनो आ जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि पीक से रिलेटेड, तो ये बात याद रखना वो जिस कॉन्टिनेंट में होगा उस कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन भी आता है। और मैं अभी दिखाऊंगी कि वो हमारे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बैठता है, कैसे वहाँ से क्वेश्चन निकल के करंट अफेयर को रिलेट करते हैं ज्योग्राफी। देखो माउंट एरेबस की बात करी गई है और वो अभी न्यूज़ में। तो पहले तो ये बताइए मुझे माउंट एरेबस कहाँ है? क्या लगता है आपको? ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है? क्या माउंट एरेबस कहाँ पर है बताइए? क्या लगता है? देखिए माउंट एरेबस जो है ना ये हमारा कहाँ पे है? पहली बात याद रखना माउंट एरेबस कहाँ है, ठीक है। ये माउंट एरेबस है कहाँ? एरेबस है हमारा अंटार्कटिका में, ठीक है। अब याद क्या रखना है? ये सबसे सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो है। क्या? वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो, ठीक है। क्या याद रखना है? सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो। और इससे रिलेटेड हम पे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, अगर कोई है तो उसे पता होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ठीक है। सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट वॉल्केनो, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट वॉल्केनो, ठीक है। ये बात तो याद रखिएगी। दूसरी बात क्या लिखनी है? साउथ मोस्ट है। एक बात याद रखना, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट है और साउथ मोस्ट क्या बोलेंगे? साउथ मोस्ट ये माउंट है।
माउंट एरेबस, ठीक है, सबसे नीचे साउथ, अगर अंटार्कटिका की बात करें तो सबसे नीचे है ये, ठीक है, साउथ मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, कहाँ है, सबसे नीचे है, साउथ मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, और कहाँ पर है कहाँ पे, रॉस आइलैंड में, कहाँ है, रॉस आइलैंड में है। इस बात को याद रखना कि रॉस आइलैंड में सबसे साउथ मोस्ट एक्टिव वोल्केनो अगर इंडिया में बोला जाएगा, इंडिया बोल रही हूँ, सबसे कॉन्टिनेंट में बोला जाएगा, तो अंटार्कटिका के साउथ मोस्ट फील्ड में क्या है, ये रॉस आइलैंड पे ये वाला वो है, क्या कहते हैं, माउंट एरेबस, ठीक है। पूछा है कॉन्टिनेंट में, हाँ ये बात याद रखना, वो वॉल्केनो से नहीं पूछ रहे, वो कॉन्टिनेंट से पूछ रहे, इसीलिए कॉन्टिनेंट का सबसे नीचे साउथ मोस्ट जो पार्ट बोलेंगे वो माउंट एरेबस है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है पेपर में, पहले वो देखो। ये तो बात हुई कि हाँ ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो है, ठीक है, ये तो बात हुई कि सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो है, साथ में ये वाली बात भी, हाईएस्ट पीक भी है, और साथ में ये वाली बात भी आई कि ये सबसे साउथ मोस्ट है, ठीक है, सेकंड तो है ही लेकिन साथ में साउथ मोस्ट है। अंटार्कटिका का दूसरा बड़ा ज्वालामुखी, याद रखना, अंटार्कटिका में अगर सेकंड मोस्ट हाईएस्ट वॉल्केनो बोलेंगे तो वो कौन सा है, ये वाला है, कौन सा, अंटार्कटिका, ठीक है, माउंट एरेबस, ठीक है, सोने की धूल उगल रहा है। अब ये ना न्यूज़ में क्यों था मैं बताती हूँ, ये न्यूज़ में इसलिए था कि ज़्यादातर जब वॉल्केनो फटते तो उनसे क्या था, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, उनसे जो वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर्स वगैरह होते हैं ना, और साथ में वाटर वेपर्स वगैरह कई सारी चीज़ें आती है, लावा के पार्टिकल्स, फिर बाद में वो पत्थर बनते हैं, इग्निशियस रॉक बनते हैं, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है, जो आते हैं। लेकिन इसमें क्या देखा गया, कुछ समय से साइंटिस्ट जब रिसर्च में चल रहे थे, है ना, उन्होंने क्या देखा कि इसके कुछ पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड वाले पार्टिकल, जो सोने के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वाले पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। तो ये ना थोड़ी सोचने वाली बात है कि जिस वॉल्केनो में अब तक सिर्फ नॉर्मली क्या होता था, सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे थे, वाटर वेपर वगैरह निकलते, कुछ गैसेस निकल रही थी, ठीक है, अब उसमें एक गोल्ड के पार्टिकल्स भी मिल रहे, सोने के पार्टिकल्स, इसी वजह से क्या था, ये न्यूज़ में था। तो ये कण ज्वालामुखी में कहाँ था, और ये 6 to 1 मील दूर, मतलब इतनी दूर तक ये क्या कर रहे थे, फैल रहे थे। इस वजह से क्या बोलते इनकी कीमत $6,000 मतलब 5 लाख रुपए है। और नासा के वैज्ञानिक इसी चीज को पता लगा रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी वॉल्केनो से सोने के कण, गोल्ड पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उससे रिलेटेड ना पहले भी हमारा एक्चुअली ये सीडीएस 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 का फर्स्ट जो पेपर हुआ था, 2 पेपर होते हैं, तो पहला जो सीडीएस 2024 में जो अप्रैल वगैरह में हुआ था, तो उसमें ना एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उस समय ये वाला वॉल्केनो रहा होगा, है ना, माउंट विंसन, देखो ये वाला वॉल्केनो रहा होगा पेपर में, ये वाला, तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं, ये पेपर में ये क्वेश्चन बन गया। अब बन गया तो भैया माउंट एरेबस भी आया, तो क्या पता उससे रिलेटेड चीजें मिल जाए, है ना। तो क्वेश्चन को जरा पढ़ो और बताओ फिर मुझे इसका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, इट हैज अ हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, या माउंट विंसन इज द बिगेस्ट पीक ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन ही सीडीएस 2024 के फर्स्ट पेपर में आया है, और आपको उस समय माउंट विंसन बोला गया हो, ये सेम अंटार्कटिका में है। मैं बता दूं, माउंट विंसन की अगर बात करें तो ये अंटार्कटिका में, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या है। जिसने पेपर दिया होगा उसने ये क्वेश्चन उस समय देखा भी होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है, अगर वो आपसे बात कर रहा है कि इट हैज़ अ हाईएस्ट एलिवेशन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, वैसे ये जब ये क्वेश्चन था ना, तो उस क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था अंटार्कटिका, ठीक है, ये मेंशन करा हुआ था, और तब उसके रिगार्डिंग ये 2 इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे पूछी गई थी, क्या ये सही है कि नहीं है। तो भैया ये बात मैं सच बता दूं कि पहली बात तो माउंट विंसन जो है हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, अगर इस कॉन्टिनेंट में बोले तो सबसे हाईएस्ट पीक अंटार्कटिका की कौन सी है, माउंट विंसन है, और उसके बाद इससे बाद माउंट एरेबस जो आपको इससे पहले पढ़ाया था, ठीक है, मैंने बताया था सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो, ठीक है। तो ये माउंट विंसन क्या है, हाईएस्ट पीक है कॉन्टिनेंट की। अगर हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो वो कौन है, माउंट विंसन, तो ये वाली बात तो हो जाती है सही। दूसरा, आप खुद ही बताओ, अगर वो चीज़ अंटार्कटिका में है और वो हाईएस्ट है, तो बताइए उसका एलिवेशन अदर कंट्रीज के कंपैरेटिवली हाई तो होगा। जब ये बात हमें पता है कि जो माउंट विंसन है वो कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट पीक पे है, तो इसका ये मतलब है कि जो हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन कंपेयर करते अदर कंट्रीज से, वो इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये दोनों ही बातें सत्य थी। ये पेपर में आया था सीडीएस 2024 का फर्स्ट शिफ्ट, जो फर्स्ट पेपर हुआ था तो उसमें आया था, ठीक है। तो इसके दोनों ही आंसर क्या है,
करेक्ट है। इस बात को खास ध्यान में रखना कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ करंट अफेयर्स को रिलेट करके पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पे कोई कॉन्टिनेंट पूछ रहा है तो इसका मतलब पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्योग्राफी में घुमा के पूछेगा, ठीक है। तो ये यूपीएससी का खेल होता है और इसी को आपको समझना होता है, इसीलिए पीवाईक्यूज करने बहुत ज़रूरी हैं, समझना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Recently, which country is hosting the world largest naval defense exhibition यूरो नेवल 2024? ठीक है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौ सैनिक रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावल 2024 की मेजबानी कर रहा है भैया, बताइए। चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया। इट्स अ 9th क्वेश्चन, फटाफट बताइए। 9th क्वेश्चन है तो बताइए भाई। बताइए 9th क्वेश्चन। तो भैया क्या पूछा गया है? यूरो नेवल 2024। क्या बोल रहा है? यूरो नेवल। तो ये बोल रहा है कौन सी कंट्री है इस नेवल डिफेंस एग्जीबिशन को करने वाली है होस्ट? तो भैया फ्रांस, ठीक है, हमारी फ्रांस है जो करेगी क्या? यूरो नेवल होस्ट को, यूरो नेवल एग्जीबिशन को, ठीक है, नेवल एग्जीबिशन, यूरो नेवल। तो याद रखना है पेपर में, ठीक है। अगर पेपर में आ गया कि वर्ल्ड का, अगर पेपर में आ गया वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल, ठीक है, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी वो होस्टिंग कंट्रीज पूछ लेते हो। अगर ये स्टेट के एग्जाम्स में भी आ रहा है तो भी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी तो यहाँ छोड़ती नहीं है अगर वो डिफेंस के एग्जाम्स दे रही है, ठीक है। तो कभी कभी वो पूछ सकती है एज अ डिफेंस एग्जीबिशन। एनडीए वालों के लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूरो जो है हमारी है यूरो एग्जीबिशन नेवल 2024 का एग्जीबिशन है, वो कौन सी कंट्री है जो कि कर रही है इसको होस्ट? तो वो है हमारी होस्ट एंड दोस्त फ्रांस, ठीक है, फ्रांस कर रहा है इसको होस्ट, ओके। दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावल 2024 4 से 7 सितंबर 2024 तक ही ये क्या करी जाएगी? कहाँ? पेरिस में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि यूरो फ्रांस कर रही है होस्ट और विच इज इन पेरिस, तो ये वहाँ करेगी, ठीक है। 500 प्रदर्शक के भाग लेने की उम्मीद है। कौन कौन? ब्राज़ील है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सहित 13 देश। याद रखना अब कितने देश करेंगे, फिर ये मत कहना कि पेपर में पूछ लिया था इसका स्टेटमेंट कि था कितने, तो हमें पता नहीं चला। तो देखो वहाँ पे सर खुजाने से बढ़िया है कि यहाँ पर पढ़ लो, है ना। कौन कौन है? पहला ब्राज़ील है, लिख दो नीचे, ब्राज़ील है। उसके बाद अमेरिका, जो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है, ब्रिटेन, उसके बाद जर्मनी। तो ये अमेरिका कहाँ है? यूएसए ना, तो ऐसे याद रख लो, BUBG, ठीक है, BUBG। और सहित 13 देश अपने स्वयं के राष्ट्रीय मापदंड आयोजित करेंगे, ठीक है। भारत में 104 देशों में शामिल है जिन्हें इस प्रकार प्रमुख नौसेना रक्षा व्यापार शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। कितने देशों को? 104, उसमें भारत भी शामिल है भैया। 104 देश हैं, उसमें भारत भी शामिल है। उन देशों को क्या करा गया है? यहाँ बुलाया गया है पार्टिसिपेशन के लिए भैया, ठीक है, ओके। इन विच कंट्री हैज अ 9th एडिशन ऑफ ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप स्टार्टेड? वुमेन्स का T20 ICC T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है भैया, और ये बोला गया है किस कंट्री में? कौन सी कंट्री है जो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट करेगी? बताइए कौन सी कंपनी है? कंट्री है, सॉरी कंपनी बोल रही हूँ। 10th का किस किस को क्या लगता है? ये कैमरा थोड़ा सा हो गया है बिजी। थोड़ा सा कैमरा का इशू हो गया, बट आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलिए बताइए 10th क्वेश्चन, आपके पास 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या आंसर क्या है? UAE। कौन कर रहा है? UAE, अरब एमिरेट्स, ठीक है, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE क्या कर रहा है? T20 वर्ल्ड कप को स्टार्ट कर रहा है, वो भी ICC वुमेन्स का ICC T20 वर्ल्ड कप UAE, ठीक है, यू एंड मी नहीं, UAE करेगी, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, वेयर विल खो खो वर्ल्ड कप 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड?
याद है कुछ ये फोटो अपने बचपनों की हैं? बचपन में खेला करते थे एक लाइन लगा के दोस्त लोग, चलो भैया बैठो ऊपर नीचे दाएं बाएं करके और खो खो स्टार्ट। तो बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने बचपन के दिन याद करिए और आंसर दीजिए। वेयर विल खो खो वर्ल्ड कप 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? इट्स 11th क्वेश्चन, फटाफट बोलिए। वो पल याद है आपको? वो पल जब हम क्या खेलते थे? खो खो। तो इससे याद रखो, वो पल जब खेलते थे क्या? खो खो। क्या खेलते थे? खो खो। वो पल, इसीलिए वो आंसर क्या होगा? नेपाल, जहां पे 2025 में खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है। इस बात को याद रखना, नेपाल में 2025 में खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है। याद रहेगा? उस पल के, किस पल से? उस पल को याद करो जब खेला करते थे। ठीक है, याद रहेगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 24 countries from 6 continents will participate in this event, which 16 men's team and as many women's team will take part. इसमें 6 महाद्वीप, 6 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, 24 कंट्रीज में से 6 कॉन्टिनेंट हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और जिसमें 16 पुरुष टीमें और कई महिलाएं हिस्सा भी लेंगे। मतलब वुमेन्स और मैंस दोनों का होगा, जिसमें 24 कॉन्टिनेंट्स में से, मतलब 24 कंट्रीज में से 6 कॉन्टिनेंट्स होंगे। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल वाले एरियाज होंगे उसमें 24 कंट्रीज बुलाई होंगी, उसमें जो कंट्रीज कॉन्टिनेंटल वाले एरियाज में रहती होंगी उनमें से 6 है वो। ठीक है, 16 मेंस की टीमें होंगी और बची हुई अगर होंगी तो वो महिलाओं की टीम होगी। ठीक है, वुमेन्स की होगी और वो हिस्सा लेंगे। ठीक, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एंड देन बताइए मुझे, विच श्रीलंकन प्लेयर हैज बीन बैन्ड फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर 1 ईयर? हाँ जी, क्वेश्चन क्या है भैया? बैन करा जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ हुआ होगा तभी। श्रीलंका के किस खिलाड़ी को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बैन किया गया है? देखो, क्रिकेट के लवरों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मतलब ऐसा हुआ भी है और अभी रिसेंट वेज में हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है क्रिकेट से रिगार्डिंग। ठीक है, कौन सा प्लेयर है श्रीलंकन प्लेयर जिसको बैन किया गया है? इट्स 12th क्वेश्चन एंड 12th क्वेश्चन इज फॉर क्वेश्चन दैट, क्या आंसर होगा? स्ट्रिंग, तो नाम पढ़ो जरा, देखो। हाँ, धनंजय डे सिल्वा, सदीरा, उसके बाद पाथुम, उसके बाद प्रवीण जयविक्रमा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है प्रवीण जयविक्रमा, जो क्या है? श्रीलंकन प्लेयर हैं और इन्हें क्रिकेट के सारे रूल से वहाँ से हटा दिया गया, क्रिकेट के सारे गेम से हटा दिया गया है, 1 साल के लिए बैन। ठीक है, तो प्रवीण को सस्पेंड किया गया है 6 मंथ एंड विल नॉट बी एबल टू प्ले एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन अ इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर 1 ईयर। याद रहेगा प्रवीण को। ठीक है, किसको? प्रवीण को। ओके, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान इन विच स्टेट? हाँ भाई, अभी रिसेंट में ये हुआ है। ये योजना जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है, क्या है ये? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। अब बताइए जरा, हुआ कहाँ है ये? कोई मुझे बताएगा कि ये अभियान अगर मोदी जी ने शुरू किया, क्योंकि मोदी जी अभी वहाँ गए भी थे, तो अगर ये वहाँ शुरू करी है ये प्रोग्राम, तो मुझे ये बताइए कहाँ करी है? ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट न्यूज़ में तो आई थिंक ये सबको पता ही होगा। 13 वाला क्वेश्चन है, बताइए। धरती को जब खंड 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 में विभाजित करते तो अलग अलग वहाँ पे क्या बनाते हैं? अनाज उगाते हैं ना। धरती को जब खंड खंड में विभाजित करते हैं तो वहाँ पे क्या बनाते हैं? अनाज। तो इससे याद रखो झारखंड। ठीक है, तो धरती आबा से रिलेटेड जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है वो कहाँ हुई है? झारखंड में। खंड खंड करेंगे किसको? धरती को, तब उसमें क्या उगाएंगे? अनाज उगाएंगे। इससे याद रहेगा धरती आबा। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें क्या है धरती आबा में। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे झारखंड, वहाँ पे उन्होंने इस जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, जनजाति से रिलेटेड है, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें? इस योजना में क्या बोला गया है भैया? देखो पढ़ो उसमें कि 79156 करोड़ रुपए, ठीक है, 79,156 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से इतने रुपए दिए जाएंगे, इसका लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है? 63 आदिवासी गांव। ठीक है, इतने गांव 63 पूरा याद करने के, 63 आदिवासी गांवों को विकास करना, जिसमें 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। ये योजना 17 मंत्रालयों द्वारा
25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियाद ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में अंतर दूर करेगी। 2023 में शुरू किए गए पीएम जन मन की सफलता पर आधारित है, जो कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पीबीजीडी पर केंद्रित है। ठीक है, तो पीएम की जन मन धन वाली जो योजना है उसको भी पढ़ना है और इस वाली योजना को भी पढ़नी है, धरती आबा विच इज इन झारखंड। ठीक है, और कितने करोड़ कितने दिए, क्या हुआ, किस चीज के लिए, एक्चुअली ये उन फील्ड्स के लिए हैं जहाँ पे आदिवासी लोग, ठीक है, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए इस योजना का शुरुआत की थी। ओके, प्रेस्पा लेक सीन इन अ न्यूज ऑफ विच कॉन्टिनेंट, भैया बताइए। प्रेस्पा लेक पूछ रहे, लेक पूछ लेते हैं पेपर में। इंडिया में जो इम्पोर्टेंट लेक्स है वो भी पूछेंगे, साथ में उन लेक्स के बारे में पूछा जाएगा जो रिसेंट न्यूज में है। ठीक है, तो अगर ये लेक ऐसी जगह पे होगी, ऐसे कॉन्टिनेंट है, ऐसी जगह पे होगी, तो उसके आर पार के एरियाज का ध्यान में रखना और उनको मैप के थ्रू पढ़ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बात समझे? तो मुझे बताइए, ये प्रेस्पा जो समाचारों में ये प्रेस्पा झील दिखी थी, कौन से महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स में प्रस्तुत है भैया या स्थित है, ये बताइए। 14 क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, और इसका आंसर जिसको लगता है सही तो वो है यूरोप। ठीक है, रोप, लाखों की रोप। ठीक है, प्रेस्पा दिख रही है, बढ़िया लग रही है ना। तो प्रेस्पा लेक कहाँ की है? यूरोप की। ठीक है, ठीक है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसेस ऑन विच मून ऑफ प्लूटो। प्लूटो के कई मून्स हैं, है ना, प्लूटो के मून्स हैं, तो उन प्लूटो के मून्स के मुताबिक उन्होंने क्या बात बोली है कि प्लूटो में किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया गया। अभी रिसेंटली इसमें न्यूज़ चली थी, इसी वजह से ये न्यूज़ में भी है। तो ये बताइए, साइंटिस्टों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यहाँ पे डिटेक्ट किया है, वो प्लूटो के किस मून पे है? प्लूटो जो हमारा अभी प्लैनेट की काउंटिंग में शामिल नहीं करता है, एक टाइम पे था, तो आप बताइए जो साइंटिस्टों ने ये पता लगाया है कहाँ के लिए? तो जिनको लगता है भैया, देखो ये 4 इसके क्या है, मून्स दिखा रखे हैं, है ना, ये 4 इसके मून दिखाए, तो भैया किसने देखा गया ये बताइए। तो जो ये पहला ही मून है ना, चेरॉन, ये इसको कैरन पढ़ो या चेरन पढ़ो, है ना, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखे हैं, प्लूटो के मून्स में क्या देखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस का पता लगाया है। ठीक, तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक है, प्लूटो में सबसे बड़ा चंद्रमा चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया गया है। ठीक है, चारोन प्लूटो के आकार का आधा है, जो हमारा प्लूटो है उसका हाफ हमारा क्या है, उसका जो मून है उसका साइज है। ठीक है, और जिसकी चौड़ाई इतनी बोली गई, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1978 में खोजा गया था। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मृत आत्माओं के नाविक के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि उस मून में हमें मिला है, किसमें, चारोन में, जो कि प्लूटो का एक मून है और उसमें 4 मून है, उसमें से इस मून पे हमें क्या पाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, what is the name of the new scheme launched by the central government to increase the employability of youth in India? अभी इससे पहले हमने धरती आबा वाला पढ़ा था, जो कि झारखंड में मोदी जी गए थे, तो वहाँ जनजातियों के लिए, उनके उद्धार के लिए कार्य किए। तो अभी जो ये वाली न्यूज़ है ना, ये भारत में युवाओं को रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का क्या नाम है बताइए। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, यूथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, डिजिटल इंटर्नशिप स्कीम या स्किल इंडिया स्कीम? बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या होनी चाहिए। इट्स 16th क्वेश्चन एंड आपके पास थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, बताइए 16। तो आपको मैं बता दूं, जो 16th क्वेश्चन है इसमें जो आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का? देखो देखो मोदी जी अगर किसी को वो कर रहे हैं ना, उनकी रोजगार में क्षमता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई न्यू स्कीम कर रहे हो और वो इंक्रीज कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है वो इंक्रीज कर रहे हैं उनका बर्डन, वो वाला जिसमें वो लोग इंसान जो हम होते हैं ना, क्या करते हैं, अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ को कम करने के लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं।
तो वो ऐसा काम करेंगे जिसमें पहले उन्हें क्या सिखाया जाएगा, और सिखाया कहाँ जाता है, इंटर्नशिप में। कहाँ सिखाया जाता है, इंटर्नशिप। तो मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी की इंटर्नशिप स्कीम है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यूथ, इंडिया के यूथ में जो गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है एम्प्लॉयबिलिटी, उसके लिए मोदी जी ने कौन सी स्कीम निकाली, तो भैया मोदी जी निकाले तो पीएम कौन सी, इंटर्नशिप स्कीम। ओके, याद रहेगा, इस बात को याद रखना विद फोटो। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना हाल ही में भारत में युवाओं को व्यावसायिक वातावरण में व्यावहारिक अनुभव देकर उनकी रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए कार्य किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है वर्षों में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, किसमें, कॉरपोरेट मामलों में वो मंत्रालय क्या करेगा, उनको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस इंटर्नशिप में शामिल करेंगे, और उनको इंटर्न्स को सरकार कितने रुपए देगी भैया, 4,500 मासिक, मंथली उनको मिलेगा। साथ में सीएसआर के माध्यम से कंपनियों में 500 रुपये मिलेंगे, 6,000 का एक मुश्त अनुदान, और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा रोजगार के तहत बीमा प्रदान किया जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ पे कुछ देखा, जो पीएम की इंटर्नशिप स्कीम है ना, इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। पहला, पीएम की सुरक्षा बीमा योजना, और दूसरा जीवन ज्योति बीमा योजना। पीएम की 2 बीमाओं की योजनाओं के बारे में से बात करिए। अब अगर इन योजनाओं के बारे में बात किया तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, इन योजनाओं को एक बार पढ़ लेना। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूज़ में है, ठीक है, न्यूज़ में है तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ करंट अफेयर को ये मत समझो कि सिर्फ करंट है, ये कभी ज्योग्राफी से रिलेट करेगा, कभी ये पॉलिटी से करेगा, कभी हिस्ट्री से करेगा, कभी इकोनॉमिक्स से करेगा, है ना। तो साथ में योजनाओं को इसी तरीके से पढ़ना है। जब योजनाएं पता इसी तरीके से क्वेश्चंस में आएंगी, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो चीज़ें क्या होगी, तब ज़्यादा आपको समझ आएंगी, ठीक है। तब क्वेश्चन पेपर में इन्हें कहा ये आया कहाँ से, सरकार दे कहाँ से रही है और यूपीएससी कहाँ से दे रहा है, ठीक है, तो करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर CDS NDA CAPF, which state has recently given the status of special tribal group to मनकेडिया कम्युनिटी, ठीक है, मनकेडिया समुदाय के लिए स्पेशल ट्राइबल ग्रुप जो है, हाल ही में राज्य ने किस आदिवासी समूह को दर्जा दिया, बिहार, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। भैया ये एक ट्राइबल ग्रुप है, उस ट्राइबल ग्रुप का, अब देखो अगर यहाँ पे ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो इसका जिम्मेदारी अब क्या है कि आप जब ये पढ़ोगे उसके बाद आप स्टैटिक पोर्शन में अपने स्टेट्स में, अलग अलग जितने स्टेट्स हैं उन सब में ट्राइब्स को क्या कहा जाता है ये पढ़ोगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, मनकेडिया कम्युनिटी, ठीक है। पहले तो ये बताना कौन सी कम्युनिटी, मनकेडिया, या हिंदी में पढ़ लो मनकेडिया, ठीक है। और है क्या, ये ट्राइबल ग्रुप। अब इस ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो ये रिसेंटली आपको कहाँ देखने को मिला है भैया, इसके बारे में अभी रिसेंटली न्यूज़ रही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। तो ये 17th क्वेश्चन है, तो बताइए। देखो हमारा जो मन होता है ना, हमारा जो मन होता है उसके अंदर कोई ना कोई क्या होता है, कीड़ा, ठीक है। उस कीड़े का काम क्या, हमारे मन के अंदर का जो कीड़ा है उसका क्या काम है, हमेशा कोशिश करना जिस जगह पे है वहां से उड़ो, जिस जगह पे है वहां से क्या करो, उड़ो, है ना। उसका काम क्या रहता है, जिस जगह पे है वहां से उड़ो और अच्छी जगह पे जाओ, या फिर और अच्छा प्रोग्रेस करो, है ना। तो इसी से याद रखना है, उसको उड़ीसा से कंपेयर करना है। हमारे मन का क्या कीड़ा, उसको क्या इच्छा होती है, उड़ने की, ठीक है, उड़ने। तो मनकेडिया एक ट्राइबल ग्रुप है, इस बात को याद रखना, और साथ में ये याद रखना कि वो है कहाँ पे, वो ट्राइबल ग्रुप इन उड़ीसा, ठीक है। आपको वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, आप इसका चेक कर सकते हैं, आप असम है इसका चेक कर सकते हैं। मैंने स्टैटिक पार्ट में कराना ही है, ठीक है। मैं ट्राइबल्स वगैरह ग्रुप कराऊंगी कहाँ कहाँ पर हैं, मैंने डांसेस कराने हैं, मैंने लेक्स करानी है, मैंने रिवर्स करानी है, ये सारा स्टैटिक पार्ट आपका जितना मिनरल्स हैं ये सब कराना है ना। बट अपने आप से भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना सीखो और थोड़ा सा चीज़ों को देखना शुरू कर दो। अच्छा, आप पूरे नहीं देख सकते, यहाँ ऑप्शन में बिहार है, असम है, वेस्ट बंगाल है, आप इनमें तो चेक कर सकते हैं कि इनके कौन कौन से ट्राइब्स हैं इनमें, है ना, ये कर सकते हो, बाकी चीज़ें तो आगे होंगी। ओके, नेक्स्ट,
उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाले, ठीक है। तो वनों पर जो अधिकार पाया गया है वो कौन कौन से भैया, देखो कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप है, पौड़ी, जुआंग, चुकटिया, ठीक है, साओरा, डोंगरिया, मनकड़िया, ठीक है। मनकड़िया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशिया समुदाय है। अगर कभी पूछ लिया जाए ये कौन सा समुदाय है तो आपको क्या पता करना है, ऑस्ट्रो एशिया समुदाय है। और ये अपनी आजीविका और अनुष्ठानिक प्रथाओं के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अपनी आजीविका चलाने के लिए और खान पीन के लिए, खाना पीने के लिए ये कहाँ रहते हैं, जंगलों पर निर्भर। ये मुख्य रूप से उड़ीसा के मयूरभंज, सबलपुर, कालाहांडी और सुंदरगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे समूह में जंगल में घूमते हैं। ये टाडा और टांडिया नामक विभिन्न अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। इनकी बस्तियों के नाम टांडा और क्या है, टांडिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली मेड अ लॉ टू बैन स्मार्टफोन ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ाया था, ये पहले भी आई थिंक एक बार आ रखा है। तो फॉर रिकॉलिंग कि आपको कितना याद है, 18वां क्वेश्चन आपको कितना याद है ये चेक करने के लिए आपके सामने ये क्वेश्चन रखा गया है। और क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ज़रा। हाल ही में किसने विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन को क्या प्रतिबंधित लगाने का काम किया है, बताइए। क्या लग रहा है, इट्स 18th क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया इसका जो मेन आंसर है, जहाँ कॉल वॉल बंद कर लिया हो वो है कैलिफोर्निया, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है, स्मार्टफोन स्टूडेंट्स के लिए बैन कर दिया गया। और ऑब्वियस है वो उन स्टूडेंट्स के लिए किया गया होगा जो क्या होगा, छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे कॉल वॉल सब बैन, दैट इज कैलिफोर्निया, वहाँ पे क्या है, ये बंद कर दिया गया है इनका ये कार्य, विच इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, है ना। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इथेनॉल। हाँ जी, यूपी पीसीएस वाले भी होंगे यहाँ पे ना। मैंने जब पढ़ रही थी क्वेश्चंस को देख रही थी, एनालाइज कर रही थी डिफेंस के या स्टेट के, तो वहाँ पे ना कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले, इथेनॉल को सबसे ज़्यादा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, कंज्यूमर कौन सा। तो स्टेट वाले भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। साथ साथ यूपीएससी तो ऐसी चीज़ों में ध्यान रखता ही है, कहाँ की चीज़ें का स्टैटिक पार्ट पूछना है, ठीक है। तो स्टेट जो होता है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। तो जो लोग स्टेट वाला क्वेश्चन दे रहे हैं ना वो देखो ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इथेनॉल ग्लोबली। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो बना है ना वो हमारा भारत ही है, प्रिय भारत, जो कि इथेनॉल में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर बन चुका है इथेनॉल के लिए। कौन, प्रिय भारत, ठीक है। इस न्यूज़ में काफ़ी टाइम बाद भारत का जिक्र हुआ है, ठीक है। इट्स 19 क्वेश्चन, और इस बात को याद रखना है क्योंकि भारत के क्वेश्चंस अगर कम मतलब पूछ रहे हैं ना ऐसे थर्ड, तो ये याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि थर्ड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ठीक है। ओके, विच हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द फायर फाइटर्स। हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी। पहली इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ फोकस ज़रूरी हो जाता है जब वो प्रथम बोल दिया जाता है किसी चीज़ को, है ना। जब वो प्रथम बोल दिया जाता है इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है और वो पेपर में पूछा जाएगा। तो आपकी नज़र भी इसी में होनी चाहिए, पहले में, ठीक है। पहले वालों को तो याद रखना ही रखना, उनको भूलना नहीं है। तो पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है भैया, तो पहली प्राइवेट कंपनी आपकी बनी है जिसने फायर फाइटर्स को, अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने का काम किया है। अमेजॉन, ब्राउज, टाटा, रिलायंस, इन चारों में अगर आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है, ब्राहाउस जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट है। इन्होंने क्या दिया है, फायर फाइटर्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा है, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी है और इन्होंने ये काम किया है, ठीक। ब्राहाउस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 15% आरक्षण, कितना, 15% रिजर्वेशन दिया है।
फायर फाइटर्स को। ये सारे फायर फाइटर्स हैं, ठीक है। ये फोटो एक तरीके से आपको दिखा रही है, और इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है 15% क्या देना है इनको, रिजर्वेशन देना है। किसने, ब्रह्मोस एरोस्पेस, किसने, ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसने दिया है। किनको दिया है, फायर फाइटर्स को, याद रखेंगे। तो भैया ये हैं आज के करंट अफेयर और ये होते हैं ओवर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक हम करेंगे और मंडे से भी आपकी ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करा जाएगा, ठीक है, जिसमें एक टॉपिक लिए जाएंगे, साथ में उनके साथ स्टैटिक पोर्शंस में जो मैपिंग में आते हैं वो भी किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, क्लास अगर बोली है तो होगी, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो सकता है ड्यू टू टेक्निकल इशू, थोड़ा सा हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट स्टिल क्लास 7:30 नहीं हो तो 8 तो पक्का होगी, ये बात की आप एश्योरेंस मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। क्लास अगर नहीं होगी तो उसको अपडेट शेड्यूल में नहीं रखा जाएगा, और हो रही है तो मतलब वो होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी मैं कहूँगी थोड़ा बच्चों को शायद आज 7:30 बजे आए भी होंगे और पता चला होगा मैम आ नहीं रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा, बट कोई बात नहीं, चीज़ें देखो अप डाउन होती रहती हैं, लाइफ है। अब मैं इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, दिख नहीं रहा था मुझे, तो पीडीएफ का समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आई है कहाँ गई है, क्योंकि यहाँ पे शायद थोड़ा जीमेल का दिक्कत हुआ था, ठीक है। एनीवेज कोई बात नहीं, नो वरीज, आप बाद में इसको देख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड लाइव नहीं देखिए तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो जो चीज़ें बोली है, यहाँ पे पेपर में अगर क्वेश्चन फंसता है तो वो इसी तरीके से फंसेगा, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेके चलनी है, ये नहीं सोचना है कि सामने वाला कराएगा तभी करनी है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अगर यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, जैसे आपको अगर मैं ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ और उसमें अगर मैंने 10 क्वेश्चन रखे, तो नाउ इट्स योर ड्यूटी आफ्टर दैट कि आप एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन और करिए। क्यों, ताकि वो कंसेप्ट क्लियर करें। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पता चली होंगी, उसमें ऐड ऑन करिए, ठीक है। तो यही होते हैं, क्योंकि हम ना बहुत एक बार जब पढ़ लेते हैं उसके बाद कई बार ना चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक ही चीज़ को कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमने जो पढ़ा उसके एमसीक्यू सीरीज लगाई है, ठीक है। फिर आपको लगा कि हो गया, अब ऐसा हो लगता है हमें हो गया, लेकिन जब तक आपने उससे 20 से 30 क्वेश्चन नहीं लगाए ना, तब तक वो कुछ नहीं हुआ है। सेम फॉर करंट अफेयर, जितना ज़्यादा रीड आउट, अपना सिलेबस है ना कम करो, ठीक है, कम करो, और उसकी रीडिंग हैबिट ज़्यादा बनाओ, उसका रिविजन पार्ट ज़्यादा बनाओ, ठीक है, ताकि रिविजन जितना ज़्यादा होगा ना उतना बेटर परफॉर्मेंस होगी आपके एग्जाम में, ठीक है। सो आफ्टर ऑल दिस कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा। कल हमारी ज्योग्राफी की क्लास आएगी, शेड्यूल कर दी जाएगी, ठीक है। आपके मिनरल्स से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो बाकी तब तक करते हैं ख़त्म सेशन को, ठीक है। तो इसमें ऐप है, ऐप में सारी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, थोड़ा सा हौच पौच चल ही रहा था सेशन, चलो कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट मिलते हैं कल मंडे को 8 बजे, आपकी ज्योग्राफी की क्लास आएगी। सो तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।